हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे थे हिंदी साहित्य का इतिहास। मैं शायना पढ़ने जा रही हूँ पृष्ठ नंबर 19। ये पृष्ठ नंबर 18 है। प्रथम खंड, पूर्व पीठिका तथा आदिकाल। अध्याय 1, पूर्व पीठिका। इतिहास। इतिहास अर्थ एवं स्वरूप। शाब्दिक दृष्टि से इतिहास का अर्थ है ऐसा ही था या ऐसा ही हुआ। इससे दो बातें स्पष्ट हैं। एक तो यह कि इतिहास का संबंध अतीत से है। दूसरा यह है कि उसके अंतर्गत केवल वास्तविक या यथार्थ घटनाएं का ही समावेश किया जाता है। उनमें उस सभी लिखित या मौखिक व्रतों को सम्मिलित किया जाता है जिसका संबंध अतीत की यथार्थ परिस्थितियों व घटनाओं से है, और साथ ही उसका संबंध केवल प्रसिद्ध घटनाओं से ही नहीं अपितु उन घटनाओं से भी है जो प्रसिद्ध न होते हुए भी यथार्थ में घटित हुई हो। वस्तुतः आज इतिहास शब्द को इतने व्यापक अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है कि उसके अंतर्गत अतीत की प्रत्येक स्थिति, परिस्थिति, घटना, प्रक्रिया पर प्रवर्तित की व्याख्या या समावेश हो जाता है। अतः संक्षेप में अतीत के किसी भी तथ्य के किसी भी तत्व एवं प्रवृत्ति के कारण, वर्णन, विवरण, विवेचन व विश्लेषण को जो कि काल विशेष या कालक्रम की दृष्टि से किया गया हो, इतिहास कहा जा सकता है। इस लाक्षणिक अर्थ में इतिहास का प्रयोग अतीत की घटनाओं के विवरण के स्थान पर अतीतकालीन घटनाओं तथा व्यक्तियों के लिए भी होता है। जैसा महात्मा गांधी ने भारत के नए इतिहास का निर्माण किया, या सम्राट अशोक भारत के इतिहास निर्माता थे आदि वाक्यों में, किंतु शास्त्रीय या वैज्ञानिक विवेचन में लाक्षणिक प्रयोग अग्राह्य या त्याज्य ही समझे जाते हैं। प्राचीन काल से ही इतिहास को अध्ययन के एक स्वतंत्र विषय के रूप में मान्यता प्राप्त है, किंतु अध्येताओं के दृष्टिकोण एवं पद्धति के अनुसार उनका स्वरूप बदलता रहा है। इसीलिए कभी उसे काल के क्षेत्र में और कभी विज्ञान के क्षेत्र में स्थान दिया जाता रहा है। वस्तुतः इतिहास कला है या विज्ञान, यह प्रश्न आज भी विवाद का विषय बना हुआ है। इस विवाद के मूल में यह भ्रांति विद्यमान है कि कोई भी वस्तु या विषय अपने आप में कला या विज्ञान की कोटि में आ सकता है, जबकि वास्तविकता यह है कि कला या विज्ञान का निर्णय विषय वस्तु के आधार पर नहीं अपितु उसकी अध्ययन पद्धति या रचना पद्धति पर निर्भर है। इतिहास हमें अतीत का इतिवृत्त प्रदान करता है, किंतु यह हम पर निर्भर है कि हम उस इतिवृत्त का प्रयोग किस प्रकार करते हैं। यदि अतीत के इतिवृत्त
यह हम पर निर्भर है कि हम उसे इतिवृत्त का प्रयोग किस प्रकार करते हैं। यदि अतीत के इतिवृत्त को हम आत्मपरक दृष्टिकोण, वैयक्तिक अनुभूति एवं ललित शैली में प्रस्तुत करते हैं तो वह कला की संज्ञा से विभूषित हो जाता है, जबकि वस्तुपरक दृष्टिकोण तर्कपूर्ण शैली एवं गवेषणात्मक पद्धति से प्रस्तुत किया गया अतीत का विवरण विज्ञान की विशेषताओं से युक्त माना जा सकता है। वस्तुतः इतिहास से कवि, साहित्यकार, उपदेश, शोधकर्ता आदि विभिन्न वर्गों के लोग प्रेरणा ग्राह्य करते हैं तथा उनकी दृष्टि व पद्धति के अनुसार उनका स्वरूप भी बदलता रहा है। ऐसी स्थिति में इतिहास के भी विभिन्न रूप उपलब्ध हो तो कोई आश्चर्य नहीं है। फिर भी आधुनिक युग में इतिहास को कला की अपेक्षा विज्ञान के ही अधिक निकट माना जाता है। अतः प्रत्येक इतिहास से दृष्टिकोण की तटस्थता या वस्तुपरकता, तथ्यों की यथार्थता और निष्कर्षों की प्रामाणिकता की अपेक्षा की जाती है। यह दूसरी बात है कि वस्तुतः की अविघात्मकता व अप्रत्यक्षता के कारण भौतिक विज्ञान वैज्ञानिकता का आविर्भाव उनमें शायद ही संभव हो। वास्तव में विषय भेद से स्वयं विज्ञान भी अनेक श्रेणियों एवं कोटियों में विभक्त हो जाता है। उदाहरण के लिए मनोविज्ञान, समाज विज्ञान व भाषा विज्ञान को हम विज्ञान की उसी श्रेणी में स्थान नहीं दे सकते जिस श्रेणी में भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान और जीव विज्ञान को देते हैं। अतः इतिहास को भी हम उसी श्रेणी के विज्ञान में स्थान दे सकते हैं जिसे श्रेणी में भाषा विज्ञान व समाज विज्ञान, सोशियोलॉजी को देते हैं। इतिहास दर्शन की रूपरेखा। जैसा कि पीछे संकेत दिया जा चुका है, इतिहास के अध्ययन में विभिन्न विद्वान विभिन्न प्रकार के दृष्टिकोण का प्रयोग करते रहे हैं तथा ये दृष्टिकोण भी समय समय पर बदलते रहे हैं। इसी तथ्य के आधार पर इतिहास दर्शन विषय की स्थापना हुई है, जिसमें इतिहास के संबंध में प्रयुक्त व प्रचलित विभिन्न दृष्टिकोण, धारणाओं व विचारों का अध्ययन किया जाता है। अस्तु इतिहास संबंधी इन्हीं विचारों या धारणाओं को समूह रूप में इतिहास दर्शन की संज्ञा दी जाती है। वैसे पश्चिम के कुछ विद्वानों ने इतिहास दर्शन यानी फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री का प्रयोग संकीर्ण व सीमित अर्थ में करते हुए अपने अपने दृष्टिकोण को ही उस पर आरोपित करने का प्रयास किया है। सर्वप्रथम वोल्टेयर ने इस संज्ञा का प्रयोग करते हुए इनके अर्थ को केवल आलोचनात्मक या वैज्ञानिक इतिहास तक सीमित करने का प्रयास किया। हीगल ने इसका प्रयोग विश्व इतिहास के अर्थ में तथा परवर्ती युग के कुछ विद्वानों ने केवल परीक्षणात्मक यथार्थवादी दृष्टिकोण के लिए किया, किंतु आज
इतिहास दर्शन के नाम से उपलब्ध पुस्तकों में पूर्व से पश्चिम तक तथा प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक के उन सभी दृष्टिकोणों व विचारों का प्रतिपादन किया जाता है जो इतिहास के अध्ययन में प्रयुक्त हुए हैं। ऐसी स्थिति में यदि हम एकांगी और एक पक्षीय धारणाओं से बचते हुए इतिहास दर्शन का सर्वांगीण व सर्वपक्षीय बोध प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें उसे उसी व्यापक एवं समन्वित अर्थ में ग्रहण करना होगा जिसके अनुसार इतिहास दर्शन उन दृष्टिकोण, विचारों व अध्ययन पद्धतियों के समूह या सूचक हैं जिनका प्रयोग इतिहास के अध्ययन से संभव है। इतिहास के प्रति भारतीय दृष्टिकोण। इतिहास के प्रति भारतीय दृष्टिकोण प्राय आर्धसम्मूलक एवं एक अध्यात्मवादी रहा है। इसीलिए उसमें भौतिक जगत की स्थूल घटनाओं की भी आध्यात्मिक तत्वों व प्रवृत्तियों के अनुसार की प्रवृत्ति रही है। अनुसंधान की प्रवृत्ति रही है। भारतीय समस्या एवं संस्कृति के प्राय सामयिक तत्वों की अपेक्षा चिरंतर मूल्यों को अधिक महत्व दिया जाता रहा है। अतः यहाँ के प्राचीन इतिहासकारों ने अतीत की व्याख्या भी इसी दृष्टिकोण से की, अर्थात वे परिवर्तनशील अतीत में से भी उन प्रवृत्तियों का अनुसंधान करते रहे जो मनुष्यों को स्थायी एवं अमर बनाती हैं। उन्होंने घटनाओं एवं क्रियाकलापों की व्यवस्था भौतिक उपलब्धियों एवं वैयक्तिक सफलताओं की दृष्टि से कम करने करके समष्टि हित की दृष्टि से अधिक की। इसीलिए महाभारतकार ने जहाँ इतिहास को एक ऐसा पूर्ववृत्त माना जिसके माध्यम से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का उपदेश दिया जा सके, तो पौराणिकों ने ऋषियों एवं महापुरुषों के चरित्र गान को इतिहास के रूप में स्वीकार करते हुए घटना की अपेक्षा चरित्र को अधिक महत्व प्रदान किया। यद्यपि आगे चलकर बाण, कलह आदि इतिहासकारों ने इससे भिन्न दृष्टि को अपनाते हुए आध्यात्मिक, नैतिक एवं चारित्रिक तत्वों की अपेक्षा यथार्थपरक वस्तु एवं तथ्यों को अधिक महत्व प्रदान किया, किंतु काव्यात्मकता एवं अलंकृति का मोह वे भी न त्याग सके। इसीलिए जहाँ प्राचीन युग में भारतीय इतिहासकारों की रचनाएं चारित्रिक मूल्यों, नैतिक उपदेशों व आध्यात्मिक रूपकों से युक्त होकर पौराणिक रूप में परिणत हो गई, वहाँ प्रवृत्ति इतिहासकारों की रचनाएं शुद्ध इतिहास की अपेक्षा काव्यात्मक इतिहास या ऐतिहासिक काव्य के रूप में विकसित हुई। वस्तुतः भारत का प्राचीनतम इतिहासकार सत्य शोध तक ही सीमित नहीं रहा, वह शिव और सुंदरम के समन्वय के लिए भी बराबर सचेष्ट रहा। इसे
व्यवहारिक दृष्टि से जहाँ उसका गुण कहा जा सकता है, वहाँ सैद्धांतिक दृष्टि से यह उसका सबसे बड़ा दोष भी माना जा सकता है, क्योंकि उसके इतिहास के क्लेवर में कला और नीति को स्थान देकर उसे शुद्ध ऐतिहासिकता के वंचित रखा। फिर भी यही इतिहास के कलात्मक या काव्यात्मक रूप का किसी भी दृष्टि से कोई महत्व है, तो उस दृष्टि से भारतीय इतिहासकार को सर्वोच्च स्थान प्रदान किया जा सकता है। वास्तव में भारतीय इतिहासकार ने अपनी संस्कृति एवं जीवन के आदर्शों के अनुरूप ही इतिहास के क्षेत्र में भी संश्लेषणात्मक व समन्वयात्मक दृष्टिकोण का परिचय देते हुए उसमें सत्य, शिव व सुंदर के समन्वय का प्रयास किया, जो उसकी परंपरा को देखते हुए उचित व स्वाभाविक कहा जा सकता है। इतिहास के प्रति पाश्चात्य दृष्टिकोण। जब भारतीय इतिहासकारों के दृष्टिकोण में आदर्शवादिता की प्रमुखता रही, वहीं पाश्चात्य इतिहासकार प्राय आदर्शवादी दृष्टिकोण से अनुप्राणित रहे हैं। हिस्ट्री के प्रथम व्याख्याता यूनानी विद्वान हेरोदोतस 1456 से 1545 ईसा पूर्व से इसे खोजे गवेषणा या अनुसंधान के अर्थ में ग्रहण करते हुए इसके 4 लक्ष्य निर्धारित किए हैं। एक तो यह कि इतिहास वैज्ञानिक विधा है, अतः इसकी पद्धति आलोचनात्मक होती है। दूसरे, यह मानव जाति से संबंधित होने के कारण मानवीय विधा है। इसके अतिरिक्त हेरोदोतस ने यह भी स्पष्ट किया कि इतिहास का लक्ष्य प्राकृतिक या भौतिक परिवर्तन की प्रक्रिया की व्याख्या करता है। प्राचीन युग में सामान्य हेरोदोतस का ही दृष्टिकोण मान्य रहा है। किसी आधुनिक युग के विभिन्न विद्वानों ने इसके संबंध में नए दृष्टिकोण से विचार किया। इटालियन विद्वान विको 1668 से 1744 तक ने इतिहास का संबंध न केवल अतीत से है, अपितु वर्तमान से भी स्थापित करते हुए प्रतिपादित किया कि इतिहास का निर्माता स्वयं मनुष्य है और मनुष्य की मूलभूत प्रवृत्तियां ही सदा समान रहती हैं। अतः विभिन्न युगों के इतिहास में भी समान प्रवृत्तियों का मिलना स्वाभाविक है। इतिहास लेखन की पद्धति के संबंध में भी विको ने अनेक सुझाव देते हुए इतिहासकारों को अतिरंजित व अतिशयोक्ति से बचने और अतीत को अधिक महत्व न देने की बात कही है। जर्मन दार्शनिक कांत, जन्म 1724, मृत्यु 1804। कांत ने इतिहास की नई व्याख्या करते हुए
प्रतिपादित किया कि सृष्टि का बाह्य विकास प्रकृति की आंतरिक विकास प्रक्रिया का प्रतिबिंब मात्र है। अतः इसका इतिहास को भी इसी रूप में ग्रहण किया जाना चाहिए, अर्थात ऐतिहासिक घटनाओं के पीछे प्राकृतिक नियमों की प्रवृत्ति को समझने का प्रयास किया जाना चाहिए। हीगल, जन्म 1770, मृत्यु 1881। हीगल ने कांत की विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए स्पष्ट किया कि इतिहास केवल घटनाओं का अन्वेषण एवं संकलन मात्र नहीं है, अपितु उसके भीतर कारण कार्य की श्रृंखला विद्यमान है। हीगल के मतानुसार विश्व इतिहास की प्रक्रिया का मूल लक्ष्य मानव चेतना का विकास है, जो द्वंद्वात्मक पद्धति पर आधारित है। इस द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रक्रिया के अनुसार वाद, थीसिस एवं प्रतिवाद, एंटीथीसिस के द्वंद्व से संवाद, साइनोथीसिस का विकास होता है। इतिहास की व्याख्या भी इसी द्वंद्वात्मक पद्धति के आधार पर होनी चाहिए। 19वीं शताब्दी में डार्विन ने अपने विकासवादी सिद्धांत की स्थापना के द्वारा इतिहास को एक नूतन दृष्टि, शक्ति व गति प्रदान की। डार्विन प्रवृत्ति युग से विभिन्न चिंतकों ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक आदि क्षेत्र में विभिन्न विकासवादी सिद्धांतों की स्थापना करते हुए प्रमाणित किया कि सृष्टि का कोई अंग या तत्व एकाएक घटित या रचित न होकर क्रमशः विकसित है। अतः वैज्ञानिक दृष्टि से इतिहास का अर्थ घटना समूह का संकलन न होकर विकास क्रम का विवेचन है। कार्ल मार्क्स, एंजेलिस मॉर्गन, हक्सले प्रभृति अनेक विद्वानों ने विकासवादी के विभिन्न पक्षों की व्याख्या अपने अपनी दृष्टि से करते हुए उसे विभिन्न रूपों में प्रस्तुत किया है। 20वीं शताब्दी के अनेक इतिहासकारों स्पैगलर, टोयानबी, टर्नर आदि ने विश्व संस्कृति और सभ्यता के इतिहास की व्याख्या विकासवादी नियमों व पद्धतियों के आधार पर करने की चेष्टा की है। अतः अस्तु आज पाश्चात्य इतिहास दर्शन के सर्वप्रमुख एवं सर्वाधिक विकसित दृष्टिकोण के रूप में विकासवादी दृष्टिकोण को स्वीकार किया जा सकता है, किंतु अनेक दृष्टियों से यह दृष्टिकोण भी अधिक तक पूर्व विकसित नहीं कहा जा सकता। एक तो अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, संस्कृति आदि विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले विकासवादी चिंतकों के सिद्धांतों में भी परस्पर अन्विति एवं एकरूपता का अभाव है, जहाँ
डार्विन का विकासवाद प्राणीशास्त्र में लागू होता है, वहीं मार्क्स का अर्थशास्त्र में, स्पेंसर का भौतिकवाद स्पेंसर का भौतिक विज्ञान में या बार्गस का मनोविज्ञान में लागू होता है। स्पेंसर का भौतिक विज्ञान में या बार्गसो का मनोविज्ञान में लागू होता है। दूसरे विकासवादी सिद्धांतों के विरोध में भी प्रतिक्रिया हो रही है। विद्वानों का एक वर्ग इन्हें विधेयवादी कहकर ठुकराने का प्रयास कर रहा है। सार्स आदि के वे अनुयायी जो कि नियमबद्धता, पूर्व निश्चितता एवं पूर्व निर्धारण के विरोध है, इतिहास को भी किसी नियम से आबद्ध करना कैसे स्वीकार कर सकते हैं। अस्तित्ववादियों के अनुसार जब प्रकृति एक मनुष्य की नियमों से मुक्त है, मनुष्य ही नियमों से मुक्त है, तो उसके इतिहास को नियमबद्ध कैसे किया जा सकता है। किंतु हमारे विचार में नियम और अनुशासन का यह विरोध अवैज्ञानिकता एवं अराजकता का ही पोषक है। कदाचित हीगल के शब्दों में ही यह भी वाद का प्रतिवाद मात्र है, जो संभवतः हमें किसी नए संवाद की ओर अग्रसर करने में सहायक सिद्ध हो सके। साहित्य का इतिहास दर्शन। साहित्य का इतिहास दर्शन सामान्यतः इतिहास शब्द से राजनीति व सांस्कृतिक इतिहास का ही बोध होता है, किंतु वास्तविकता यह है कि सृष्टि की कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जिसका इतिहास से संबंध ना हो। अतः साहित्य भी इतिहास से असंबद्ध नहीं है। साहित्य के इतिहास में हम प्राकृतिक घटनाओं व मानवीय क्रियाकलापों के स्थान पर साहित्यिक रचनाओं का अध्ययन ऐतिहासिक दृष्टि से करते हैं। वैसे देखा जाए तो साहित्य रचनाएं भी मानवीय क्रियाकलापों से भिन्न नहीं हैं, अपितु वे विशेष वर्ग के मनुष्यों की विशिष्ट क्रियाओं की सूचक है। दूसरे शब्दों में साहित्यिक रचनाएं साहित्यकारों की सृजनात्मक क्रियाओं और प्रक्रियाओं की सूचना होती है। अतः उसके इतिहास को समझने के लिए उसके रचयिताओं तथा उसके संबंधित स्थितियों, परिस्थितियों और परंपराओं को समझना भी आवश्यक है। प्रारंभ में जिस प्रकार राजनीतिक इतिहास में राजाओं के जीवन चरित्र एवं राजनीतिक घटनाओं को संकलित कर देना प्रायतः समझा जाता था, इसी प्रकार साहित्य के इतिहास में भी रचनाओं व रचयिताओं का स्थूल परिचय ही पर्याय होता था, किंतु ज्यों-ज्यों इतिहास के सामान्य दृष्टिकोण का विकास होता गया, त्यों-त्यों साहित्य इतिहास के दृष्टिकोण में भी
तदनुसार सूक्ष्मता व गंभीरता आती गई। यद्यपि इतिहास के अन्य क्षेत्रों की तुलना में साहित्य का इतिहास दर्शन एवं उसकी पद्धति अब भी बहुत पिछड़ी हुई है, किंतु फिर भी समय समय पर इस प्रकार के अनेक प्रयास हुए हैं जिनका लक्ष्य साहित्य इतिहास को भी सामान्य इतिहास के स्तर पर पहुंचाने का रहा है। यद्यपि अंग्रेजी साहित्य के विभिन्न इतिहासकारों द्वारा यह धारणा बहुत पहले प्रचलित हो चुकी थी कि किसी भी जाति के साहित्य का इतिहास उस जाति के सामाजिक एवं राजनीतिक वातावरण को ही प्रतिबिंबित करता है या साहित्य की प्रवृत्तियाँ संबंधी समाज की प्रवृत्तियों की सूचक होती हैं। फिर भी इस धारणा को एक सुव्यवस्थित सिद्धांत के रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय फ्रेंच विद्वान तेन को है, जिन्हें अपने अंग्रेजी साहित्य के इतिहास में प्रतिपादित किया कि साहित्य की विभिन्न प्रवृत्तियों के मूल में मुख्यतः 3 प्रकार के तत्व सक्रिय रहते हैं: जाति, रेस, वातावरण, मिलियू, क्षण विशेष, मूवमेंट। तेन ने अपनी व्याख्या के द्वारा यह भली भांति स्पष्ट किया कि किसी भी साहित्य के विद्वान को समझने के लिए उससे संबंधित जातीय परंपराओं, राष्ट्रीय और सामाजिक वातावरण एवं सामयिक परिस्थितियों का अध्ययन विश्लेषण आवश्यक है। तेन ने इस सिद्धांत की आलोचना करते हुए हडसन ने आक्षेप किया कि उन्होंने साहित्य की विकास प्रक्रिया का सारा महत्व उपयुक्त 3 तत्वों को ही दे दिया, जबकि साहित्यकार या काव्य रचयिता के व्यक्तित्व एवं उसकी प्रतिभा की सर्वथा अपेक्षा कर दी। निश्चय ही हडसन का यह आक्षेप तेन के सिद्धांत की एक महत्वपूर्ण न्यूनता या त्रुटि की ओर संकेत करता है, किंतु फिर भी हम इस तथ्य को अस्वीकार नहीं कर सकते कि पूर्ववर्ती इतिहासकारों की तुलना में तेन ने अपेक्षाकृत अधिक व्यापक स्तर पर विकसित सिद्धांत प्रस्तुत किया था, जिसके आधार पर साहित्य की विकास प्रक्रिया को बहुत कुछ स्पष्ट किया जा सकता है। साहित्य इतिहास की व्याख्या में जर्मन चिंतकों का भी कम योगदान नहीं है। वैसे तो उनके द्वारा कई सिद्धांत स्थापित हुए, किंतु उसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण युग चेतना स्पिरिट ऑफ एज का सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार साहित्य के इतिहास की व्याख्या तद्युगीन चेतना के आधार पर की जानी चाहिए। एच कॉफे ने महान कवि गेटे की साहित्यिक प्रवृत्तियों की व्याख्या युगीन चेतना के आधार पर करके इस सिद्धांत की महत्ता को प्रमाणित किया है, किंतु हमारे विचार में यह सिद्धांत भी एकांगी ही है, क्योंकि साहित्य के विकास में युगीन चेतना का ही नहीं, पूर्ववर्ती परंपराओं का भी न्यूनाधिक योगदान रहा है। अतः
अतः उनकी अपेक्षा करके सारा श्रेय युगीन चेतना को ही दे देना तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है। इधर मार्क्सवाद से प्रभावित आलोचकों ने द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद, वर्ग संघर्ष और आर्थिक परिस्थितियों के संदर्भ में साहित्य की विकास प्रक्रिया को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। उदाहरण के लिए सेक्युलरिन ने रूस साहित्य के इतिहास की व्याख्या करते हुए साहित्य की विभिन्न प्रक्रियाओं व प्रवृत्तियों का संबंध आर्थिक परिस्थितियों एवं वर्ग संघर्ष की प्रतिक्रिया से स्थापित किया है, किंतु कई बार मार्क्सवादी आलोचक साहित्य की सभी प्रवृत्तियों के मूल में अर्थ को ही स्थापित किया है, किंतु कई बार मार्क्सवादी आलोचक साहित्य की सभी प्रवृत्तियों के मूल में अर्थ को ही स्थापित करके एक ऐसी अनर्थ कर देते हैं जो एकांतिक व अतिवादिकता का प्रमाण होता है। मनोविज्ञान, मनोविश्लेषण और अर्थविज्ञान के आधार पर भी साहित्य के विभिन्न पक्षों के, विशेषतः शैली पक्ष के विकास की व्याख्या विभिन्न पाश्चात्य विद्वानों द्वारा हुई है, जिसमें आई ए रिचर्ड, विलियम एम्पसन, C.A. लेविस, W.P. कर, F.W. बैटसन प्रभृत विद्वानों के नाम उल्लेखनीय हैं। इन विद्वानों द्वारा विभिन्न दृष्टियों से शैलीगत प्रवृत्तियों के विश्लेषणों एवं उनके आधारभूत कारणों को खोजने का प्रयास हुआ है, जिससे आंशिक रूप से साहित्य इतिहास को भी समझने में सहायता मिल सकी है, किंतु इसके निष्कर्षों में पारस्परिक सामंजस्य, एकरूपता एवं अन्विति का अभाव होने के कारण वह अध्येता के मार्ग को प्रशस्त, कम और कटकाकीर्ण अधिक करते हैं। अस्तु, साहित्य इतिहास की व्याख्या के लिए विभिन्न दृष्टियों से विभिन्न प्रयास होते रहे हैं, जो हमें किसी निश्चय, स्पष्ट एवं समन्वित निष्कर्ष तक नहीं पहुंचाते। फिर भी इनसे इतना तो स्पष्ट हो जाता है कि आज साहित्य का अध्ययन, विश्लेषण केवल साहित्य तक सीमित रहकर नहीं किया जा सकता। उसकी विषयगत प्रवृत्तियों व शैलीगत प्रक्रियाओं के स्पष्टीकरण के लिए उससे संबंधित राष्ट्रीय परंपराओं, सामाजिक वातावरण, आर्थिक परिस्थितियों, युगीन चेतना एवं साहित्य की वैयक्तिक प्रवृत्ति का विश्लेषण आवश्यक है। अतः कहा जा सकता है कि पूर्वोक्त सिद्धांत साहित्य की विकास प्रक्रिया के विभिन्न अंगों, पक्षों व तत्वों के सूचक हैं। यद्यपि इसके
यद्यपि इनमें कोई भी सिद्धांत परिपूर्ण नहीं है, किंतु आंशिक सत्य से भी यह सर्वथा शून्य नहीं है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए किसी भी साहित्य की विकास प्रक्रिया के अध्ययन के लिए उन्हें संबंधित इस 5 तत्वों का विचार किया जाना चाहिए। पहला, सृजन शक्ति। सृजन शक्ति साहित्यकार की प्रतिभा और उसका व्यक्तित्व। दूसरा, परंपरा साहित्यिक व सांस्कृतिक परंपरा। तीसरा, वातावरण। चौथा, द्वंद्व। और पांचवा है संतुलन। वस्तुतः यह सिद्धांत दृष्टि की सामान्य विकास प्रक्रिया की दृष्टि से प्रतिपादित है, जिसे साहित्य पर लागू करते हुए संक्षेप में कहा जा सकता है, साहित्य के क्षेत्र में भी प्राकृतिक सृजन शक्ति अर्थात साहित्यकार की नैसर्गिक प्रतिभा, परंपरा, सांस्कृतिक तथा साहित्यिक परंपरा और वातावरण, युगीन परिस्थितियों, प्रवृत्तियों तथा चेतना, वातावरण के द्वंद्व से प्रेरित होकर गतिशील होती है, जिसका चरम लक्ष्य द्वंद्व के दोनों पक्षों में संतुलन स्थापन होता है। वस्तुतः यह द्वंद्व ही साहित्यकार की मूल प्रेरणा होता है, किंतु स्थिति विशेष व व्यक्ति विशेष के अंतर से द्वंद्व का क्षेत्र परिवर्तित होता रहा है। अतः कोई साहित्यकार अपने ही आंतरिक या मानसिक द्वंद्व से परिचालित होता है, तो कोई पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक या अंतर्राष्ट्रीय द्वंद्व से। एक क्षेत्र का द्वंद्व संतुलित या शांत हो जाने पर साहित्यकार या साहित्यकारों की सृजन शक्ति किसी अन्य क्षेत्र के द्वंद्व की ओर उन्मुख होती है। वस्तुतः परंपरा और युगीन वातावरण के अंतर्विरोध से उत्पन्न द्वंद्व ही साहित्य के विभिन्न आंदोलनों, उनकी धारणाओं और प्रवृत्तियों को गति देता हुआ साहित्य की विकास प्रक्रिया को संचालित करता है। अतः साहित्य इतिहास की विकासवादी व्याख्या के लिए उन सभी तथ्यों पर विचार करना आवश्यक है जो साहित्यकार के व्यक्तित्व एवं उससे संबंधित पूर्व परंपरा, युगीन वातावरण, द्वंद्व के स्तरों पर अभीष्ट लक्ष्य आदि पर प्रकाश डालते हैं। साहित्य विकास के उपयुक्त सामान्य सिद्धांत के अतिरिक्त कुछ ऐसे सिद्धांत भी प्रतिपादित किए गए हैं जिनमें साहित्य के रूपात्मक, प्रवृत्त्यात्मक तथा गुणात्मक विकास के अध्ययन में सहायता मिलती है, किंतु यहाँ इसका वस्तुतः परिचय न देकर इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि जिस प्रकार सामान्य इतिहास का वैज्ञानिक अध्ययन विकासवाद के आधार पर ही संभव है, उसी प्रकार साहित्य के इतिहास की भी वैज्ञानिक व्याख्या के लिए विकासवादी सिद्धांतों या आधार ग्रहण करना आवश्यक है।
यह दूसरी बात है कि जो लोग इतिहास को भी कल्पना, विकास और भाव सौंदर्य का क्षेत्र मानते हुए उसे कला की श्रेणी में स्थान देते हैं, वे विकासवादी दृष्टिकोण और वैज्ञानिक पद्धति दोनों को ही व्यर्थ समझते हैं। सामान्य साहित्य के इतिहास में साहित्य इतिहास और साहित्यालोचना। सामान्य साहित्य के इतिहास में आलोचनात्मक दृष्टिकोण का तथा साहित्यालोचना में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का उपयोग किया जाता है तथा इस दृष्टि से ये दोनों एक दूसरे के पूरक व सहयोगी सिद्ध होते हैं। किंतु फिर भी हमें इस भ्रांति से बचना चाहिए कि दोनों मूलतः एक ही हैं। इतिहास का लक्ष्य सदा अतीत की व्याख्या करते हुए विवेच्य वस्तु के विकास क्रम को स्पष्ट करने का होता है, जबकि आलोचना का लक्ष्य वस्तु के गुण दोष अन्वेषण करते हुए उनका मूल्य निर्धारण करना होता है। इतिहासकार की कृति के गुण दोष का विचार कर सकता है, किंतु वहाँ भी उसका लक्ष्य उन्हें योगीन प्रवृत्तियों के संदर्भ में देखने का रहता है, स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन का नहीं। दूसरे देश, स्पेस और काल टाइम के महत्वपूर्ण आयामों में से जहाँ आलोचक देश या स्थान को दृष्टिगत रखते हुए उसके स्थिर या शाश्वत तत्वों के अनुसंधान पर बल देते हैं, वही इतिहासकार कालक्रम और युगीन संदर्भ को सर्वाधिक महत्व प्रदान करते हुए परिवर्तनशील तत्वों के विश्लेषण में प्रवृत्त होते हैं। तीसरे आलोचक व्यक्ति विशेष या कृति विशेष का मूल्यांकन स्वतंत्र रूप में भी कर सकता है, जबकि इतिहासकार व्यक्ति और कृति को सदा पूरे परंपरा और युगीन वातावरण के संदर्भ में रखकर ही उनके योगदान को स्पष्ट करता है। चौथे, आलोचक के लिए महत्वपूर्ण व्यक्तियों एवं रचनाओं का चयन भी पर्याप्त सिद्ध हो सकता है, किंतु इतिहासकार के लिए ऐसा संभव नहीं है। इतिहासकार की संपूर्ण धारा को समझने के लिए सम्राट अकबर जितना महत्वपूर्ण है, हेमू वणिक भी उससे कम नहीं है, या महाकवि तुलसी या सर्वगुण संपन्न महाकाव्य उनके लिए जितना महत्वपूर्ण है, उनके दोष से ग्रस्त केशव की रामचंद्रिका भी उनके लिए उतनी ही उपयोगी है। वह इसमें से किसी एक को भी ठुकरा कर इतिहास की विकास प्रक्रिया के विश्लेषण में सफल नहीं हो सकते। अस्तु, संक्षेप में कहा जा सकता है कि साहित्य का इतिहास जहाँ अतीत के सृजन कार्य को विभिन्न परंपराओं और धारणाओं के रूप में ग्रहण करते हुए
युग विशेष के संदर्भ में उसका विश्लेषण करता है, वहीं आलोच्य किन्हीं स्थापित मूल्यों के आधार पर या नए मूल्यों की स्थापना के उद्देश्य से विभिन्न क्रियाओं के मूल्य परक तत्वों या उद्घाटन करता है। एक के द्वारा एक ऐसा क्यों हुआ का उत्तर दिया जाता है, वहीं पे दूसरा इसमें क्या विशेष है की व्याख्या करता है। जिस भी अनेक कारणों के आ जाने से साहित्य इतिहास और साहित्य आलोचना की सीमाएं घुल-मिल सी जाती हैं, जिसके अनेक कारण हैं। एक तो साहित्य क्षेत्र में विशेषतः हिंदी साहित्य में इतिहासकार और आलोचक का कार्यक्रम कई बार एक ही व्यक्ति द्वारा संपन्न होता रहा है। इतना ही नहीं, अनेक बार इतिहास संज्ञक रचनाओं में ऐतिहासिक विवेचन की अपेक्षा आलोचनात्मक अनुशीलन अधिक रहता है और आलोचनात्मक पुस्तकों में मूल्यांकन की अपेक्षा ऐतिहासिक व्याख्या अधिक उपलब्ध होती है। कदाचित इसी से इस धारणा का प्रचार हुआ है कि अच्छे आलोचक के लिए अच्छा इतिहासकार या इसके विपरीत अच्छे इतिहासकार के लिए अच्छा आलोचक होना आवश्यक है। आंशिक रूप में अवश्य यह बात सही है, किंतु अंततः दोनों के लिए दो भिन्न प्रकार की प्रतिभाएं, दृष्टियां और पद्धतियां अपेक्षित हैं। इसे प्रायः भुला दिया गया है। इसके अतिरिक्त अधुनात्मक लेखक में कुछ वर्गों द्वारा आलोचना और इतिहास में भी मूल स्वरूप को विकृत करने की चेष्टा की जा रही है। आलोचना में जहाँ मूल्य और मूल्यांकन के स्थान पर आत्मप्रशंसा, वैयक्तिक प्रतिक्रिया, एकपक्षीय विवरण, समाचार प्रतिक्रिया परिचय द्वारा आलोचना और इतिहास के भी मूल्य रूपक को विकृत करने की चेष्टा की जा रही है। आलोचना में जहाँ मूल्य और मूल्यांकन के स्थान पर आत्मप्रशंसा, वैयक्तिक प्रतिक्रिया, एकपक्षीय विवरण, समाचार परिचय को प्रस्तुत किया जा सकता है, वहीं इतिहास के परंपराओं, धारणाओं व युगीन प्रवृत्तियों के तटस्थ विश्लेषण के स्थान पर वर्ग विशेष, वाद विशेष या व्यक्ति विशेष की प्रतिष्ठा का प्रयास हो रहा है। ऐसी स्थिति में यदि दोनों का पारस्परिक अंतर स्पष्ट या लुप्त हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं है। हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा
यद्यपि 19वीं शती से पूर्व विभिन्न कवियों और लेखकों द्वारा अनेक ऐसे ग्रंथों की रचना हो चुकी थी जिसमें हिंदी के विभिन्न कवियों के जीवन वृत्त एवं कृतित्व का परिचय दिया गया है, जैसे 84 वैष्णव की वार्ता, 252 वैष्णव की वार्ता, भक्तमाल, कविमाला, कालिदास हजारा। किंतु इसमें कालक्रम संवत आदि का अभाव होने के कारण इन्हें इतिहास की संज्ञा नहीं दी जा सकती। वस्तुतः अब तक की जानकारी के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास एक फ्रेंच विद्वान गार्सा द तासी का ही माना जा सकता है, जिन्होंने फ्रेंच भाषा में इस्तवा de la littérature हिंदुई ए हिंदुस्तानी ग्रंथ लिखा, जिसमें हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण वर्ण क्रियानुसार दिया गया है। इसका प्रथम भाग 1839 में तथा द्वितीय भाग 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। 1871 ईस्वी में इसका दूसरा संस्करण प्रकाशित हुआ, जिसमें इन्हें 3 खंडों में विभक्त करते हुए पर्याप्त संशोधन परिवर्तन किया गया। इस ग्रंथ का महत्व केवल इसी दृष्टि से है कि इसमें हिंदी काव्य का सर्वप्रथम इतिहास प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है तथा कवियों के रचनाकाल का भी निर्देश किया गया है। अन्यथा कवियों को कालक्रम के स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला से प्रस्तुत किया गया है। काल विभाजन एवं युगीन प्रवृत्तियों के विवेचन का कोई प्रयास नहीं किया गया। हिंदी के कवियों के इतर भाषाओं को घुला मिला देना आदि ऐसी त्रुटियां हैं जिनके कारण इसे इतिहास मानने में संकोच होता है। फिर भी भारत से दूर बैठकर विदेशी भाषा में सर्वप्रथम इस प्रकार का प्रयास करना भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण नहीं है, अपने आप में कम महत्वपूर्ण नहीं है। वस्तुतः किसी भी क्षेत्र में किए गए प्रारंभिक एवं प्राथमिक प्रयास का महत्व प्राय उसकी उपलब्धियों की दृष्टि से नहीं, अपितु नई दिशा की ओर अग्रसर होने की दृष्टि से भी मानी जाती है। यह बात तासी के प्रयास पर भी लागू होती है। अस्तु उनके ग्रंथ में अनेक त्रुटियों का न्यूनताओं के होते हुए भी हम उन्हें हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में उसके प्रवर्तक के रूप में गौरवपूर्ण स्थान देना उचित समझते हैं। तासी की परंपरा के आगे बढ़ाने का श्रेय शिव सिंह सेंगर को है, जिन्होंने शिव सिंह सरोज 1883 में लगभग 17 भाषा कवियों का जीवन चरित्र, उनकी कविताओं के उदाहरण सहित प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। कवियों के जन्मकाल, रचनाकाल आदि के संकेत भी
दिए गए हैं। यह दूसरी बात है कि वह संकेत बहुत विश्वसनीय नहीं हैं। इतिहास के रूप में इस ग्रंथ का भी महत्व अधिक नहीं है, किंतु फिर भी इसमें उस समय तक उपलब्ध हिंदी कविता संबंधी ज्ञान को संकलित कर दिया गया है, जिससे पूर्ववर्ती इतिहासकार लाभ उठा सकते हैं। इसी दृष्टि से इसका महत्व है। सन 1888 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन हुआ, जो नाम से इतिहास न होते हुए भी सच्चे अर्थ में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास कहा जा सकता है, जिसमें लेखक ने कवियों और लेखकों का काल क्रमानुसार वर्गीकरण करते हुए उसकी प्रवृत्तियों को भी स्पष्ट करने का प्रयास किया है। उनके काल विभाजन संबंधी प्रयास के गुण दोष पर आगे अलग रूप से विचार किया जाएगा, किंतु यहाँ इतना अवश्य कहा जा सकता है कि इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि हिंदी भाषा और हिंदी साहित्य के संबंध हिंदी भाषा और हिंदी साहित्य के स्वरूप एवं विकास के संबंध में जिस दृष्टिकोण का परिचय ग्रियर्सन ने दिया है, वह